वेलकम टू ब्लैक रिकैप। आज की हमारी मूवी का नाम अंताक्षरी है। जी हाँ, वही गाने वाला गेम जो हम सब ने कभी ना कभी खेला है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये मूवी एक अमेजिंग सस्पेंस थ्रिलर है जिसका क्लाइमेक्स बिल्कुल जबरदस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे से परिवार को देखते हैं जो साथ में टीवी देख रहे होते हैं। तभी उस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। इस पे वो घर वालों से छुप छुपा के घर से बाहर आके अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है। थोड़ी ही देर में कोई अजनबी आदमी पीछे से इस लड़की के गले में स्टेथोस्कोप फंसाकर उसे अचानक से झाड़ियों में खींच लेता है और उसे वही गला दबाकर मार डालता है। और यहाँ पे ये सीन होता है कट। इधर दूसरे सीन में हम एक गांव का सीन देखते हैं। इस गांव के बाहर झोपड़ी में एक औरत अपने बेटे के साथ रहती है। वो लड़का हर रोज जंगलों और खेतों के रास्ते स्कूल जाता है। उसी गांव में अनंतन नाम का एक आदमी रहता है जो काफी पैसे वाला होता है। वो दिन भर अपने बाइक पर इधर से उधर घूमता रहता है। इधर इस लड़के का सपना होता है कि वो भी कभी ऐसे बाइक पर बैठे। इसलिए वो लड़का हर रोज अनंतन के रास्ते में आकर उससे आगे तक का लिफ्ट मांगता है। लेकिन अनंतन हमेशा उस लड़के को जानबूझ के इग्नोर करता रहता है। अब एक दिन गांव के दो लोग इसे लिफ्ट मांगते हुए देख लेते हैं और हंसते हुए इसका मजाक उड़ाते हैं। ये यहाँ कहते हैं कि तुम जैसे छोटी जात के गरीब आदमी के लिए ऐसी बाइक पर बैठना अगले जन्म की बात है। ये सब सुन के उस लड़के को उन दोनों आदमियों पर साथ ही साथ अनंतन पर बहुत गुस्सा आता है। अब एक दिन जब वो लड़का अनंतन की बाइक छूने की कोशिश करता है तो इस पे अनंतन उसे मार के वहाँ से भगा देता है। इसके बाद तो मानो उस लड़के का गुस्सा अनंतन पर डबल हो जाता है। उधर दूसरी तरफ उस लड़के की माँ घर चलाने के लिए खुद ही खेतों में काम करती है, जहाँ राघवन नाम का एक आदमी हमेशा उस लड़के की मां पर बुरी नजर बनाए रखता है। अब एक दिन राघवन अपने साथी के साथ उस लड़के के घर जाता है और उससे उसकी मां के बारे में पूछने लगता है। इसमें वो लड़का बिना कुछ कहे सिर्फ आंखों से राघवन को घूरता रहता है। राघवन को लगता है कि ये मुझे आंख दिखा रहा है। इसमें वो गुस्से में उस लड़के का गला पकड़ के कहता है कि तुम्हारे बाप ने मुझे कभी आंखों में आंखें डाल के नहीं देखा और तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब राघवन उस लड़के का पैंट निकाल के उसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से जला देता है। यहाँ नोटिस करने वाली बात ये थी कि राघवन और अनंतन एक ही परिवार के थे, जिससे अब उस लड़के का गुस्सा कई गुना बढ़ जाता है। अब एक दिन हमेशा की तरह अनंतन अपने बुलेट बाइक पर कहीं जा रहा होता है। इस पे वो लड़का फिर से बीच रास्ते के सामने खड़े होके उससे लिफ्ट मांगने लगता है। इस बार अनंतन को उस पे तरस आ ही जाता है, जिसके चलते आखिरकार वो उस लड़के को लिफ्ट दे देता है। लेकिन वो लड़का अब तक इतना चिढ़ चुका था अनंतन से कि वो एक पत्थर लेकर पीछे से अनंतन के कंधे पे बार बार वार करके उसे चोट पहुंचाने लगता है। इसमें अनंतन उसे जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाता है और उसकी शिकायत करने लगता है। अनंतन यहाँ पुलिस से कहता है कि इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है। एक तो मैंने इसे लिफ्ट दिया, उल्टा ये मुझे ही पत्थर से चोट पहुंचा रहा था। इसे छोड़ना मत, इसे जेल में डालो। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उस लड़के पे कोई केस दर्ज नहीं करता, उल्टा उसे बिठा के समझाने लगता है। यहाँ वो लड़के से कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया बाइक की वजह से किया, इसलिए तुम्हें अगर बाइक पसंद ही है तो तुम पहले खूब पढ़ो लिखो और फिर खूब पैसे कमाओ और फिर अपने पसंद की बाइक खरीद लो। नहीं तो बड़े होकर एक पुलिस ऑफिसर बन जाओ तो तुम्हें अपने आप एक अच्छी बाइक मिल जाएगी। और इस तरह वो पुलिस ऑफिसर उस लड़के को बड़े प्यार से समझाता है। अब हम कई सालों बाद का सीन देखते हैं, जहां दास नाम का पुलिस ऑफिसर उन्नी नाम के आदमी से उसके पुराने मॉडल की बाइक को पसंद करके खरीद लेता है। अगर दास की बात की जाए तो दास एज अ पुलिस ऑफिसर काफी ईमानदार और जाबाज होता है, जो अपने करियर में आए हर केस को सही तरीके से सॉल्व कर लेता है। सबसे खास बात दास के बारे में ये होती है कि उसे अंताक्षरी खेलना बहुत पसंद होता है। तो फिर सामने चाहे कोई भी हो, उसका परिवार, उसके साथ काम करने वाले साथी या क्रिमिनल ही क्यों ना, उसे जब मौका मिलता वो उनके साथ अंताक्षरी खेलता, जिसमें वो खुद भी गाने गाता और उस गाने के लास्ट वर्ड से सामने वाले को भी गाने को कहता। अब दास ने एक बार वहाँ के बड़े पॉलिटिशियन वासुदेवन के आदमियों को अरेस्ट कर लिया था। लेकिन दास के पुलिस स्टेशन में हरिहर नाम का एक कांस्टेबल होता है, जो हमेशा पैसे खाकर उस पॉलिटिशियन वासुदेवन के लिए काम करता रहता है। और हर बार की तरह इस बार भी हरिहर वासुदेवन से घूस खाकर अपने सीनियर दास के पास जाता है और कहता है कि सर, ये दोनों वासुदेवन के आदमी हैं
इन्हें छोड़ देने में ही हमारी भलाई है। लेकिन दास यहाँ कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला, जाओ FIR दर्ज करो। तभी थोड़ी देर में दास को एक अनजान नंबर से कॉल आता है, जहां वो अनजान आदमी दास को कहता है कि तुम्हें दूसरों के साथ अंताक्षरी खेलना बहुत पसंद है ना, तो चलो मेरे साथ खेलो। ये कहकर वो गाना गाने लगता है और उसके बाद वो दास को भी गाना गाने को कहता है, लेकिन दास गाना गाने से मना कर देता है और उल्टा उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहां से बात कर रहे हो। इस पे वो अनजान आदमी दास को कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ खेलूंगा, और वो ये कह के फोन काट देता है। अब उसी रात पॉलिटिशियन वासुदेवन अपने आदमियों के साथ दास के घर आता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि तुमने मेरे आदमियों को ना छोड़ के बहुत बड़ी गलती की, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ। अब वो वहां से जाने लगता है और जाते जाते वो दास की बेटी को मिठाइयों का एक थैला देते हुए जाता है। अब अगले सीन में हम उन्नी की फैमिली को देखते हैं, जिसने अपनी बुलेट दास को बेच दी थी। उन्नी की वाइफ का नाम लता होता है। असल में लता ने अपने पहले हस्बैंड से डाइवोर्स लेकर उन्नी से शादी कर ली थी। लता और उसके पहले हस्बैंड का बेटा होता है जिसका नाम होता है कार्तिक, और दूसरी तरफ लता और उन्नी की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है विधु। कार्तिक उन्नी का अपना बेटा नहीं होता, इसलिए उन्नी कार्तिक पे कभी ध्यान नहीं देता। कार्तिक म्यूजिशियन बनना चाहता था, लेकिन उन्नी जबरदस्ती उसका एडमिशन एक इंजीनियरिंग कॉलेज में करा देता है। इस वजह से कार्तिक उन्नी को बिल्कुल पसंद नहीं करता और हमेशा उसे नाराज रहता है। एक दिन वो अपनी माँ से उन्नी की शिकायत करते हुए कहता है कि माँ, तुमने क्यों इस आदमी से शादी कर ली? बहुत दिनों से मेरे पापा की बाइक घर पे पड़ी थी, लेकिन उन्नी ने उसे मुझे बिना बताए बेच दी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उधर अगले दिन पुलिस स्टेशन में वहाँ के DSP का दूर का रिश्तेदार श्रीनिवास भी एज अ पुलिस ऑफिसर ड्यूटी ज्वाइन करता है। इसकी ज्वाइनिंग दास के पुलिस स्टेशन में ही होती है, जहाँ DSP श्रीनिवास को दास के पास ले जाने लगता है। उधर दूसरी तरफ दास की वाइफ चित्रा एज ए नर्स एक हॉस्पिटल में काम करती है, जहां वहां का मेन डॉक्टर चित्रा को हमेशा गलत नजरों से देखता रहता है और चित्रा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं पड़ती। अब एक दिन जब दास की बेटी अकेले अपने स्कूल से घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में एक आदमी छुप के उसके साथ अंताक्षरी खेलने लगता है। दास की बेटी इधर उधर हर जगह देखती है, लेकिन उसे कहीं पे कोई नजर नहीं आता, जबकि वो आदमी अपना गाना खत्म करके उसे गाने को कहता है। इस पे वो लड़की घबरा जाती है और तुरंत वहां से घर की ओर भागने लगती है, लेकिन तभी पीछे से वो अनजान आदमी भी उस लड़की का पीछा करने लगता है। उसके हाथ में स्टेथोस्कोप होता है और चेहरे पे थैले का मास्क। अब भागते भागते जब लड़की घर तक पहुंच ही चुकी होती है कि तभी वो आदमी उसके गले को पीछे से स्टेथोस्कोप में फंसा के उसे दबाकर मारने लगता है। लेकिन जैसे तैसे अपनी माँ को आवाज देके वो लड़की बुलाने लगती है। इस पे चित्रा बाहर आके अपनी बेटी को ऐसी हालत में देख घबरा जाती है और उसे बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ती है। इस पे वो अनजान आदमी उस लड़की को वहीं छोड़ के भाग जाता है और इस तरह उस लड़की की जान बच जाती है। अब चित्रा तुरंत फोन करके अपने पति दास को सारा मैटर बता देती है कि कैसे एक अनजान आदमी ने हमारे बेटी को मारने की कोशिश की। इस पे दास उस जगह जाता है जहाँ पे हादसा हुआ था। वहाँ उसे वही कवर मिलता है जिसे उस आदमी ने पहना था। अब कवर को देखते ही दास समझ जाता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि वासुदेवन का ही होगा, क्योंकि पिछली बार जब वासुदेवन घर आया था तो उसने ऐसे ही किसी कवर में उसकी बेटी को मिठाई दिया था। इस पे दास तुरंत वासुदेवन के घर पहुंच जाता है। यहाँ दास उससे कहता है कि मैटर हम दोनों के बीच था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी और मेरे परिवार को इसमें घसीटने की? वासुदेवन यहाँ कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सामने से वार करता हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अब दास घर वापस लौट जाता है, जहाँ DSP उसे कॉल करके डांटने लगता है कि बिना कोई सबूत के या बिना कोई इंक्वायरी के तुम्हें इतने बड़े आदमी के घर जाने को और उससे पूछताछ करने को किसने कहा? बड़े लोगों से बेवजह यूं उलझना बंद कर दो। अब अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नैना होता है। नैना कार्तिक के घर के पड़ोस में रहने आती है। नैना किसी से बात नहीं कर सकती। इधर कार्तिक पहली नजर में ही उसे पसंद करने लगता है
उधर ऐसा लगता है मानो नैना भी कार्तिक को थोड़ा बहुत पसंद करने लगी है। कार्तिक जब भी गिटार बजाता नैना उसके पास आके बैठ जाती और उसके म्यूजिक को ध्यान से सुनती। अब एक दिन कांस्टेबल हरिहरन अपने पुलिस साथी के साथ नैना के घर आता है उसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए, जहां इन्हें पता चलता है कि नैना बोल नहीं सकती। इस पे ये दोनों इस बात का फायदा उठाते हुए नैना के पिता से रिश्वत लेकर उसका पासपोर्ट वेरीफाई कर देते हैं। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दास उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करता है जिस नंबर से एक अनजान आदमी ने इसे कॉल करा था और अंताक्षरी खेलने को कहा था, जहां आखिरकार दास उस नंबर की लोकेशन पता कर ही लेता है, जहां नंबर की लोकेशन कोई पोल्ट्री फार्म में दिखा रही होती है। इस पे दास श्रीनिवास को लेकर लोकेशन पे पहुंच जाता है, जहां फार्म में पहुंचते ही दास की नजर उस फोन पे पड़ती है, लेकिन पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले वर्कर यहाँ दास को कहते हैं कि सर ये फोन किसका है और यहाँ कैसे आया, हमें नहीं पता। अब पुलिस स्टेशन में दास श्रीनिवास को कहता है कि उस क्रिमिनल ने स्टेथोस्कोप से मेरी बेटी का गला दबा के उसे मारने की कोशिश की थी, इसलिए श्रीनिवास तुम पता करके बताओ कि पहले कभी ऐसे केसेस दर्ज हुए हैं क्या जहाँ क्रिमिनल ने स्टेथोस्कोप से गला दबाकर लोगों को मारा हो। इधर दूसरी तरफ चित्रा छुप छुपा के डॉक्टर के कैबिन में घुसकर उसके ड्रॉर में उसका स्टेथोस्कोप चेक करती है कि नहीं, लेकिन उस डॉक्टर का स्टेथोस्कोप वहीं पर होता है। अब चित्रा हड़बड़ी में उस ड्रॉर में चाबी लगा छोड़ देती है। जब थोड़ी देर बाद डॉक्टर अपने कैबिन में जाता है तो वो ड्रॉर में चाबी लगा देख समझ जाता है कि उसके पीठ पीछे कोई यहाँ तहकीकात कर रहा था। वो डॉक्टर चित्रा पे शक करते हुए उसे डांट लगाता है कि यहाँ वो कहता है कि आइंदा बिन पूछे मेरे कैबिन में मत आना और न ही मेरी चीजों को हाथ लगाना। इधर श्रीनिवास सारे फाइल्स की छानबीन करके दास को कॉल करके कहता है कि सर स्टेथोस्कोप से पहले भी 2 हत्याएं हो रखी हैं। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से पहली हत्या साल 1991 में एनी नाम के एक लड़की की हुई थी और दूसरी हत्या साल 2010 में कविता नाम के एक लड़की की हुई। इन दोनों के केसेस में किसी सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि स्टेथोस्कोप जैसे चीज से गला घोटकर मार दिया गया। अब दास श्रीनिवास से उन विक्टिम्स के फैमिली की डिटेल्स ले लेता है और उसे ऐसे और केसेस का पता लगाने को कहता है। इधर दास पहले मरी हुई कविता की फैमिली को कॉल लगाता है, जहां उसकी मां दास को बताती है कि कविता की मौत के कुछ टाइम बाद ही उसके पिता की भी मौत हो गई थी। असल में कविता वही लड़की थी जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब दास एनी के फैमिली को कॉल करता है, वहां से भी उसे यही बात पता चलती है कि एनी के मरने के कुछ टाइम बाद ही उसके पिता की भी मौत हो गई थी। अब दास श्रीनिवास को कॉल करके बताता है कि श्रीनिवास इन दोनों केसेस में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक चीज के कि लड़की के मरने के कुछ दिन में ही उसके पिता भी मर गए। अब तुम रिकॉर्ड्स में ऐसे केसेस ढूंढ के लाओ जिसमें लड़की के मरने के बाद उसके फादर भी मर गए हों। इस पे श्रीनिवास ऐसे कई केसेस की फाइल्स ढूंढकर दास के पास लाता है। अब दास यहाँ उन सभी फाइल्स को स्टडी करता है। इन्हीं फाइल्स में उसे 2 जाने पहचाने नाम नजर आते हैं और वो 2 नाम होते हैं दिवाकरन और दीपिका। दास यहाँ कहता है कि शायद मैंने ये दोनों नाम पहले भी कहीं देखे और सुने हैं, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। यहाँ दास को एक और बात पता चलती है कि इन सभी केसेस में एक ऐसा केस भी है जो हमारे डीएसपी सर जयचंद्रन ने इन्वेस्टिगेट किया था। इस पे दास और श्रीनिवास दोनों डीएसपी जयचंद्रन के पास जाते हैं उनसे कुछ पूछताछ करने, ताकि इस केस में इनकी कुछ हेल्प हो जाए या कोई जरूरी जानकारी हाथ लग जाए। लेकिन वहां पहुंचकर सारा मामला उल्टा पड़ जाता है, जहां डीएसपी सारी बात जानकर उल्टा भड़क जाता है। वो दास को डांटते हुए कहता है कि मेरे इन्वेस्टिगेशन किए हुए केस को दोबारा रीओपन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है मुझे काम करने नहीं आता और मैंने ऐसे ही इस केस को क्लोज कर दिया है? अब डीएसपी यहाँ दास के साथ साथ अपने दूर के रिश्तेदार और जूनियर श्रीनिवास को भी खूब सुनाता है और इस केस को यहीं क्लोज करने का ऑर्डर देता है। लेकिन दास के लिए ये केस काफी पर्सनल था, क्योंकि क्रिमिनल ने उसकी बेटी को मारने की कोशिश की थी, इसलिए दास अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे और जारी रखता है। उधर दूसरी तरफ कार्तिक की बहन विदु के पास एक प्यारी बिल्ली होती है, लेकिन आज उसकी बिल्ली घर से मिसिंग थी, जिसे वो इधर उधर हर जगह ढूंढती है। इसी के चलते वो ढूंढते ढूंढते एक पुराने घर में जाती है, जहां अंदर का नजारा देख वो डर जाती है और वहां से चीखते हुए घबरा के बाहर आ जाती है। तभी उसी रास्ते से दास कहीं जा रहा होता है,
लेकिन विधु को उस घर से चीखते हुए आते देख वो वहीं रुक जाता है और उस पुराने घर में अंदर चला जाता है, ये देखने कि आखिर ये बच्ची किस चीज को देख के डर गई। अब अंदर यहाँ हम देखते हैं कि विधु की बिल्ली को किसी ने मार के वहाँ लटका दिया था। अब दास उस कमरे की तहकीकात करने लगता है। तभी नैना, जो उस कमरे में पहले से छुपी हुई थी, वो दास को देखकर घबरा के वहाँ से भागने लगती है। दास को लगता है कि ये काम इसी का होगा, इसलिए वो भी नैना को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है और काफी देर उसका पीछा करते हुए आखिरकार उसे पकड़ ही लेता है। पकड़े जाने पर नैना जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। तभी उसी रास्ते से दो लोग गुजर रहे होते हैं जो नैना को जबरदस्ती पकड़ते हुए दास की फोटो और वीडियो ले लेते हैं और थोड़ी देर में वो वीडियो इंटरनेट पे और सभी न्यूज चैनल पे वायरल हो जाती है, जहां चारों ओर ये न्यूज फैल जाती है कि इंस्पेक्टर दास रूल्स को तोड़ते हुए बिना किसी लेडी कांस्टेबल के अकेले एक लड़की को अरेस्ट कर रहे थे, वो भी बिना किसी गुनाह के। ऐसे में पब्लिक कैसे पुलिस वालों पर भरोसा करेगी। अब मैटर बड़ा होने पर डीएसपी जयचंद्रन दास को खूब डांट लगाता है कि क्या तुम्हें इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि एक लड़की को गिरफ्तार करते वक्त साथ में एक लेडी कांस्टेबल भी होना चाहिए। और इस तरह दास पर इंक्वायरी बिठा दी जाती है और उसे टेम्पररी सस्पेंड कर दिया जाता है। इधर दूसरी तरफ पॉलिटिशियन वासुदेवन ऐसे ही मौके की तलाश में पहले से था। वो हरिहरन को पैसा खिलाकर नैना से झूठी रिपोर्ट बनवाने को कहता है, जिससे दास फंस जाए और हमेशा के लिए सस्पेंड रहे। अब हरिहरन नैना के पास जाकर उसे एक झूठे स्टेटमेंट पर साइन करने को कहता है। उस स्टेटमेंट के हिसाब से दास ने नैना के साथ बदतमीजी की, उसे मारने पीटने की कोशिश भी की, जिससे नैना जख्मी हो गई। इस तरह उस स्टेटमेंट में दास को फंसाने लायक बहुत सारी झूठी झूठी बातें होती है। हरिहरन यहाँ सोचता है कि वैसे भी नैना बोल नहीं सकती, तो उसे कैसे भी डरा धमका कर इस पर साइन ले लूंगा। लेकिन यहाँ सारा मामला उल्टा पड़ जाता है। जब नैना अपने मुंह से बोलती है कि मैं इस पर साइन नहीं करूंगी, तब जाके हरिहरन को पता चलता है कि वो बोल सकती है। अभी तक बस वो चुप चुप रहती थी और किसी से कुछ बात नहीं करती, ना ही किसी से कुछ बोलती, इसलिए ऐसा लगता था कि मानो नैना बात नहीं कर सकती। लेकिन नैना की आवाज सुनकर हरिहरन शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम इतने दिन से हमें बेवकूफ बना रही थी, चलो जल्दी से साइन करो। ये कह के हरिहरन उसे धमकाने लगता है। हरिहरन और नैना के बीच की बहस सुनकर बाहर खड़ी लेडी कांस्टेबल अंदर आ जाती है और नैना के पास जाके बैठ जाती है, ताकि हरिहरन नैना को जबरदस्ती साइन करवाने के लिए धमकाए ना। अब नैना यहाँ अपना ट्रू स्टेटमेंट देती है कि मैं उस घर में गलती से चली गई थी और मरी हुई बिल्ली को देख के मैं घबरा गई और तभी इंस्पेक्टर दास भी वहाँ पे आ गए। मैं जरूरत से ज्यादा घबराने की वजह से वहाँ से भागने लगी। इसमें इंस्पेक्टर दास की कोई गलती नहीं है। इधर दूसरी तरफ दास अपने घर में बैठ के सारी फाइल्स की और मरे हुए विक्टिम्स की स्टडी कर रहा होता है, जहां उसे एक दिमाग हिलाने वाली बात पता चलती है। वो तुरंत श्रीनिवास को अपने घर बुलाता है और दास यहाँ श्रीनिवास से कहता है कि मुझमें और उन सभी मरे हुए लोगों में एक ही चीज कॉमन है और वो है ये मेरी बुलेट बाइक। असल में पिछले 35 सालों में करीब 12 मर्डर्स हुए हैं और इन 35 सालों में जिन जिन फैमिली में मर्डर हुआ है वो सभी कभी न कभी इस बुलेट बाइक के मालिक थे और इसका इस्तेमाल करते थे। यानी जो भी आदमी इस बुलेट बाइक का मालिक होता है और इसे इस्तेमाल करता है, तो पहले उस आदमी के बच्चों की मौत हो जाती है और फिर कुछ दिनों बाद उस आदमी की। उसके बाद कई सालों तक ये बुलेट बाइक वहीं उस आदमी के घर में पड़ी रहती है, कोई इसे इस्तेमाल करने वाला नहीं होता। ये सोच के परिवार काफी सालों बाद ये बाइक किसी और को आगे बेच देती है और जो भी इस बाइक को खरीदता है उसके साथ भी आगे वही होता है। अभी ये बाइक मेरे पास है, इसलिए उस दिन मेरी बेटी को मारने के लिए उस पे हमला हुआ था। मेरे से पहले ये बाइक कार्तिक के पिता दिवाकरन के पास था, जिससे कार्तिक की माँ लता ने डाइवोर्स ले लिया था। लेकिन बुलेट उस वक्त दिवाकरन के पास ही था, इसलिए उसकी मौत हो गई और साथ में कार्तिक की अपनी सगी बहन दीपिका की भी मौत हो गई। बाद में दिवाकरन की प्रॉपर्टी और ये बाइक दिवाकरन के बेटे कार्तिक को मिल गई, लेकिन बाद में ये बाइक कार्तिक के सौतेले पिता उन्नी ने मुझे बेच दी। अब ये मौतें क्यों हो रही है, इस बात को जानने के लिए हमें इसके सबसे पहले मालिक के बारे में जानना होगा। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है, जब उस लड़के ने अनंतन को चोट पहुंचाई और पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। ये जानने के बाद अनंतन काफी गुस्से में होता है। अनंतन जैसे तैसे उस लड़के से
बदला लेने की और उसे सबक सिखाने की सोचता है। यहाँ पे अनंतन की बातें सुनकर राघवन उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास उस लड़के से बदला लेने का एक बहुत जबरदस्त प्लान है। अब राघवन अनंतन को लेके उस लड़के के घर जाता है, जहाँ अनंतन उस लड़के को पेड़ से बांधकर बड़ी बेरहमी से उसके मुंह में लकड़ी का टुकड़ा ठूस देता है ताकि वो शोर ना कर पाए, और उसे खूब पीटता है। उधर दूसरी तरफ राघवन अंदर जाकर एक स्टेथोस्कोप की मदद से उसकी माँ का मुंह बंद कर देता है और उसके साथ गलत काम करने लगता है। इसी गलत काम के दरमियान छटपटाने की वजह से वो स्टेथोस्कोप उस लड़के की माँ के मुंह से फिसलकर उसके गले में फंस जाता है और थोड़ी ही देर में गला दबने से उसकी मौत हो जाती है। अब अनंतन और राघवन उन दोनों को उसी हालत में छोड़ के चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़का जैसे तैसे अपना हाथ पैर खोलकर अंदर घर में जाता है और अपनी माँ को मरा देख फूट फूट के रोने लगता है। अब गुस्से में ये लड़का ठान लेता है कि ये उन दोनों को मार के ही रहेगा। इसके चलते एक हाथ में वो बड़ा सा चाकू लिए और दूसरे हाथ में वही स्टेथोस्कोप लिए अनंतन के घर की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब वो गांव में एंटर करता है तो उसे पता चलता है कि इत्तेफाक से अनंतन और राघवन की घर आते वक्त रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये देखकर वो लड़का जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो अपना बदला नहीं ले पाया और उन दोनों को अपने हाथों से नहीं मार पाया। और इस तरह दास अनंतन की फैमिली से अनंतन और उस लड़के की कहानी जान लेता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उस लड़के का नाम किशोर था। उस हादसे के बाद किशोर अपना दिमागी संतुलन खो बैठा, जिसके चलते उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन ट्रीटमेंट के कुछ सालों बाद ही वो वहां से भाग गया। अब दास किशोर की मेंटल स्टेटस जानने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है। सारा मैटर जानने पर वो डॉक्टर दास को कहता है कि असल में किशोर अपने हाथों से अपनी माँ के गुनहगारों को मारना चाहता था, जो कि हो न सका, जिसके चलते वो गुस्सा उसके अंदर हमेशा के लिए बैठ गया। इसलिए अब किशोर अपना रिवेंज लेने के लिए उन सभी लोगों को मारता है जो अनंतन की इस बुलेट का इस्तेमाल करते हैं और इसके मालिक होते हैं, क्योंकि वो उस बुलेट के हर मालिक में अनंतन को ही देखता है। हाँ, इसके मारने के पैटर्न में सबसे अजीब बात यह है कि वो सबसे पहले बाइक ओनर के बच्चों को मारता है और फिर उस ओनर को बच्चों की याद में कई दिनों तक तड़पता देखता है, जिससे शायद उसको सुकून मिलता है। और फिर रिवेंज के फाइनल हिस्से में वो उस ओनर को भी मार डालता है। इसके बाद वो कई सालों तक वेट करता है कि कहीं कोई नया मालिक तो नहीं आ गया। किशोर अपने हर शिकार को पकड़ने के लिए उसकी हॉबी का इस्तेमाल करता है। जैसे दास के केस में उसे अंताक्षरी खेलना पसंद था, तो उसे कॉल करके अंताक्षरी खेलने को कहना और ना खेलने पर बेटी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। अब उसी रात दास श्रीनिवास को सारी बात डिटेल में बताता है। इस पर श्रीनिवास रात में दास के घर पर सिक्योरिटी गार्ड रखने की बात करता है, लेकिन दास इस बात के लिए मना कर देता है। वो यहाँ कहता है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड कितने दिन रख लूंगा, आज सिक्योरिटी गार्ड देख के भले ही किशोर मेरी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या यहाँ नहीं आएगा, लेकिन कभी न कभी वो लौट के यहाँ जरूर आएगा। इसके बाद से ही दास अकेले रोज घर की पहरेदारी करने लगता है और किशोर से सामना करने के लिए उसका इंतजार करता रहता है। अब एक रात जब दास अपने परिवार के साथ सो रहा होता है, तब आधी रात को अचानक इसकी बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है, जिससे इसकी और चित्रा की नींद खुल जाती है। दास कहीं ना कहीं समझ जाता है कि आखिरकार आज किशोर आ ही गया, इसलिए वो अपनी बीवी और बेटी को कमरे में लॉक करके बाहर चेक करने चला जाता है। लेकिन बाहर कोई नहीं होता। लेकिन अब तक दास समझ चुका था कि जरूर किशोर यहीं कहीं छुपा है। इस पे दास डरते घबराते जोर जोर से किशोर को आवाज लगाने लगता है कि किशोर, तुम जहाँ कहीं भी हो सामने आओ। लेकिन किशोर छुपे रहता है और दास को अंताक्षरी खेलने के लिए मजबूर कर देता है। अब दास उसी अंधेरे में अंताक्षरी खेलते हुए किशोर को इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन किशोर की आवाज तो आ रही होती है, लेकिन वो दिख नहीं रहा होता है। थोड़ी देर में किशोर दास के घर का लॉक किया हुआ दरवाजा तोड़ने लगता है ताकि घर में घुस के उसकी बेटी को मार दे। इस पे दास जैसे ही किशोर को रोकने उसके पास जाता है, किशोर अपने एक ही वार से दास को मार के वहीं बेहोश कर देता है और फिर ताला तोड़ने में जुट जाता है। अब ताला मानो टूटने ही वाला होता है। अंदर चित्रा और उसकी बेटी घबरा जाती है, लेकिन चित्रा थोड़ी बहुत हिम्मत दिखा के अंदर से गेट पे टेबल को टिका देती है ताकि किशोर दरवाजा खोल के अंदर ना आ पाए।
मगर किशोर इधर इतने गुस्से में होता है कि वो ऑलमोस्ट दरवाजा तोड़ ही चुका होता है। इस पे माँ बेटी चीखने चिल्लाने लगते हैं और जोर जोर से दास को आवाज लगाने लगते हैं। इधर जैसे ही दास को होश आता है तो अब इसके और किशोर के बीच एक जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। इस मौके पर भी किशोर ने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा था, जो दास बार बार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन किशोर दास पे भारी पड़ रहा था और उसे खूब पीट रहा था। काफी देर ऐसे ही हाथापाई के बाद आखिरकार किशोर उसके चेहरे पे से मास्क हटा ही देता है। इस पे किशोर अपना मुंह छुपाने के लिए फिर से अंधेरे में भाग जाता है। दास उसको बार बार आवाज देके बुलाता है, लेकिन किशोर नहीं आता। इस पे दास अब किशोर को कहता है कि किशोर, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं इस बुलेट बाइक को जला डालूंगा। और ये कह के दास उस बाइक में आग लगा देता है। इससे वो बाइक जलने लगती है। ये देखकर किशोर अंधेरे से बाहर आ जाता है और जलती हुई उस बाइक को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है और चीखने चिल्लाने लगता है और वो मिट्टी से उस बाइक की आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन आग अब तक पूरे बाइक में फैल गई थी। ये देखकर किशोर बिल्कुल पागल सा हो जाता है और दास को फिर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार दास उल्टा किशोर को मार के उसे गिरफ्तार कर लेता है। अब अगले कुछ दिनों बाद दास के ऊपर इंक्वायरी खत्म हो जाती है और दास बेगुनाह साबित हो जाता है और फिर से उसे पुलिस की वर्दी मिल जाती है। अब अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन होने के बाद दास किशोर से मिलने जेल जाता है और उससे कहता है कि किशोर, जेल से छूटने के बाद प्लीज मेरी फैमिली की तरफ कभी मत आना। मैंने जो भी किया अपनी फैमिली के लिए किया, अपना रिवेंज भूल जाओ। अब ये कह के दास वहाँ से जाने लगता है। इस पे किशोर दास से कहता है कि अंताक्षरी का अगला वर्ड क्या था, और यहीं पे हमारी कहानी हो जाती है खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।